हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट। कोड जो है SOCR 414, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। समाजी सटीकरण धारणा और विचारधारा, यानी सोशल सर्टिफिकेशन कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। आज जो हम चैप्टर करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि जाति, वर्ग, नस्ल, मानव जाति और लिंग के बारे में हम संक्षेप जानकारी प्राप्त करेंगे। अ वेरी इंट्रोडक्शन टू द कास्ट, रोल, एथनिसिटीज एंड द जेंडर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक जो है एमए के बच्चों के लिए जिन्होंने सोशियोलॉजी ले रखा है। और इसको जो है विस्तार पर हम चर्चा करेंगे, हर एक पहलू को एनालाइज करेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर 1, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, सेमेस्टर फर्स्ट रहेगा। इसका कोड जो है SOCR 414, या इसका बुक जो है हमारे समक्ष आया है, सामाजिक सटीकरण धारणाएं और विचारधारा, सोशल सर्टिफिकेशन कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। हमारा जो यहाँ आगे टॉपिक आया है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जाति, वर्ग, नस्ल, मानव जाति और लिंग के बारे में आप संक्षेप जानकारी बताइए क्या है। अ वेरी इंट्रोडक्शन ऑफ कास्ट, रोल, एथनिसिटीज ऑफ जेंडर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बात अगर हम आगे करें तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि समाज संरचना के तत्व। देखिए, सामाजिक संरचना के विषय में हम कर रहे हैं, जो कि तत्व के रूप में है। आखिर तत्व कौन कौन से हैं? सामाजिक संरचना के तत्व जो होते हैं आखिर किस बेस पे आधारित होती हैं? कहते हैं अगर हम एलिमेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो हर सामाजिक संरचना कुछ नियमों पर आधारित होती है, और यह नियम समाज संरचना के तत्व के बन जाते हैं, जिनका हम वर्णन यहाँ पर करेंगे और हर एक पहलू पर विचार करेंगे। सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है वो होता है आदर्श प्रणाली, यानी नॉमिनेटिव सिस्टम। ये एक तत्व है, समाज संरचना का एक क्या है? तत्व है। समाज में आदर्शी व्यवस्था द्वारा समाज के सामने कुछ आदर्श और कद्र कीमतें रखी जाती है, और समाज संरचना का निर्माण करने वाले इकाई इन नियमों द्वारा ही नियमित होती है। और ये आदर्श इनको एक प्रणाली के रूप में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और यह आदर्श हर मनुष्य की भूमिकाओं को संबंधित जिम्मेदारियां निश्चित करती है। कहते हैं जिम्मेदारियों के निर्धारित द्वारा हर सामाजिक आदर्श भूमिकाएं और उपसमूहों को स्थिरता प्रदान करती है। देखिए, आदर्श प्रणाली एक तत्व है, सामाजिक संरचना का एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आदर्श। क्योंकि आप जितना मर्जी जो मर्जी करते हो, लेकिन आगे चल के अगर आप बड़े होते हो, विवाहित जीवन जीते हो, तो अपने बच्चों को आदर्श में जीवन ही निर्वाह करने की भूमिका दोगे। और ये महत्वपूर्ण तत्व है, समाज संरचना का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आदर्श प्रणाली। क्योंकि हम चाहते हैं चाहे हम जितने मर्जी बुरे हों, लेकिन हम यही रिस्पेक्ट करते हैं कि हर कोई आदर्श में जीवन जो है व्यतीत करे, आदर्शों के साथ अपनी जीविका का जो है निर्वाह करे, यानी सामाजिक आदर्श भूमिकाएं और समूहों का स्थिरता प्रदान करे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है पहले तत्व के अंतर्गत समाज संरचना की। उसके पश्चात दूसरा तत्व जो हमारे समक्ष आता है वो है पद प्रणाली, पोजीशन सिस्टम। देखिए, ये भी एक तत्व है, कहते हैं पोजीशन। अगर समाज की संरचना तैयार हुआ है तो उसमें पद भी निर्धारित करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं पद प्रणाली द्वारा व्यक्तियों के
जो है सेल और अवस्थाओं की निर्धारित किया जाता है कि कौन व्यक्ति किस कार्य के लिए रहेगा समाज में। जिस प्रकार एक सजीव प्राणी के शरीर के विभिन्न अंग काम करते हैं, उसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों जो समाज संरचना के सृजनात्मक तत्व होते हैं विभिन्न अवस्थाएं धारण करते हैं और इन अवस्थाओं को संबंधित विभिन्न भूमिकाएं भी निभाते हैं। मैं जनरल सी बात आपको समझाना चाहूँगा सिंपल वर्ड में कि समाज में अगर आप रहते हो तो आपकी कोई भूमिका होगी, समाज में कुछ अवस्थाएं होगी, कुछ आदर्श होंगे आपके, जिसके कारण आपको लोग जानते हैं। समाज में आप किस बात से जो है प्रचलित हो, किस बात के लिए आपको जानते हैं। या तो दो ही कारणों से समाज में लोगों की पहचान होती है, एक तो आदर्श में जीवन व्यतीत करने से और एक बुराई के साथ चलने से। कहते हैं अगर अच्छी बात का अनुसरण करोगे तो हर कोई आपके साथ रहेगा, बुराई चीज़ में आप बेशकली फेमस हो जाओगे लेकिन आपका कद्र वो नहीं रहेगा, आपकी भूमिका नकारात्मक हो जाएगी। तो ये पद है जो कि समाज में निहित होती है। इनमें कोई शक नहीं है कि मनुष्य का इच्छाएं, कामनाएं और आशाएं असीमित होती है, क्योंकि हर एक मनुष्य है जिनकी बहुत से इच्छाएं होती हैं, बहुत से कामनाएं होती हैं, बहुत से आशाएं होती है। कहते हैं इनकी असीमितता है और इनकी पूर्ति के लिए ये जरूरी है कि समाज में हम जहाँ मनुष्य को उचित वातावरण मुहैया करवाता है, यानी ज़रूरी यही बात है कि आप जिस वातावरण में रहते हो वहाँ पर एक आदर्शमय वातावरण का जो है निर्वाह किया जा सके। वही उनकी सीमित भी करता है कि उसमें सीमितता भी होनी चाहिए। इन अवस्थाओं और भूमिकाओं को नियमित करने के लिए समाज के कुछ नियम मौजूद हैं जिन पे हर एक व्यक्ति को चलना चाहिए, हर एक व्यक्ति को जो है उस नियम को पालन करना चाहिए और यह नियम ही समाज संरचना के स्वरूपों को निर्धारित करते हैं और उसको जो है स्थिरता प्रदान करते हैं। तो समझ गए होंगे कि यह नियम ही समाज संरचना के स्वरूपों को निर्धारित करती है। वो कौन करती है? पद प्रणाली जो आपको समाज में मिला है, उसी के अंतर्गत आप स्वयं को भी जान सकोगे। तो आपको समझ में आ गई होगी कि पद प्रणाली जो है कितनी महत्वपूर्ण तत्व है समाज संरचना के तत्व के अंतर्गत। और आगे जो हमारे समक्ष आया है अनुशासित प्रणाली, प्रतिबंधित प्रणाली। चलिए देखते हैं कि अनुशासित प्रणाली क्या होती है। तो देखा जाए तो अनुशासित प्रणाली यानी प्रतिबंधित प्रणाली जो हमें समाज में नहीं करना है, सैंक्शन सिस्टम जो कि गलत है, प्रतिबंधित की प्रणाली है जिसको हमें नहीं करना है। समाज में आदर्श केंद्रों कीमतों पर लागू करने के लिए एक अनुशासित प्रणाली की सीमा होती। कोई देखिए कोई अनुशासन है तो उसकी सीमा है, अगर आप उस सीमा से आगे बढ़ जाते हो तो जर्नल सी बात है आपको जो है समाज नकार देगा। आपको एक अनुशासित जो समाज में एक निहित है वहाँ तक आपको सीमित रहना है। समाजी संरचना को विभिन्न इकाइयों में सुमेल और एकीकरण समाजी आदर्शों को नियमों को पालन करने पर निर्भर करता है कि आप कैसे अपने जीवन में उसको सुमेल करते हो, कैसे उसको एकीकरण करते हो और कैसे आदर्श नियमों पर अपने आप को निर्वाह करते हो। ठीक है, अगर आप इसके विपरीत चल जा रहे हो इसका मतलब है समाज आपको नकार देता है और कोई मनुष्य इन सामाजिक नियमों या आदर्श कर्तव्यों का विरोध करता है तो उसको निश्चित जो है विधि मुताबिक सजा दी जाती है और ये समाज में निहित है। अगर आप कोई गलत करोगे तो आज समाज भी आपको सजा देने के लिए तरपत्ते रहेगी। कहते हैं आपको पता ही कि चोर डकैत जितने भी बुरे लोग होते हैं उसके लिए जो है नियम रेगुलेशन बने हुए हैं, उनको जो है सजा दी जाती है। और समाज में अगर आप भी गलत करते हो तो आपको भी सज़ा मिल सकती है, वो कई रूपों में हो सकती है। मान लीजिए अगर आप माता पिता के खिलाफ चल रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो तो आपको माता पिता अपने समाज से, अपने घर से आपको प्रसारित कर देंगे। और ये गांव में तो अक्सर देखने को मिला है कि जब लड़का लड़की जब नियमों को तोड़ते हैं तो समाज उसको जो है सज़ा देती है और ये हर एक समाज में मिलता है। कहते हैं आज बेशकली हम मॉडर्नाइज दुनिया में आ चुके हैं, आधुनिकरण में हम विश्वास करते हैं, लेकिन समाज अभी भी बदला नहीं है, समाज भी वही रूप है। समाज में इनको उल्लंघन भी होती रहती है, लेकिन समाज में देखा जाए समाज है तो कई जगहों पर इसका उल्लंघन भी होती है और कई जगहों पर सज़ा भी दी जाती है। अगर यह सामाजिक व्यवहार को नियमित करने में असफल रहते हैं तो इन्हें तब्दीली भी करना जरूरी हो जाता है। यानी समाज में जब कुछ बड़े अधिक मात्राओं में होने लग जाते हैं तो समाज में कुछ रूल रेगुलेशन में परिवर्तन भी करना पड़ता है। जैसे आपको पता ही है कि हमारे संविधान में भी संशोधित होता रहता है, जैसे रूल रेगुलेशन चलते हैं, जैसे समाज बनता है वैसे भी हमारे समाज में जो है संशोधन होता रहता है। तो ये लचीला संविधान होने का एक परिचालक है। उसी प्रकार समाज में कोई चीज़ अगर धड़ल्ले से हो रहा है, लोग उसी चीज़ को व्यतीत कर रहे हैं तो उसको भी बदलाव करना स्वाभाविक बन जाता है। इस तब्दीली से समाज संरचना परिवर्तन आना स्वाभाविक ही रहता है कि कुछ बातें को हमें समय के साथ बदलना ही चाहिए।
और जो व्यक्ति समय के साथ अपने आप को नहीं बदलता है वो समाज में कभी भी मिलजुल के नहीं रह सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है समाज संरचना के तत्व के अंतर्गत। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पूर्व अनुमानिक अनुक्रिया प्रणाली यानी सिस्टम ऑफ एंटीसिपेटेड ऑफ रिस्पॉन्स। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी विषय पर अपने विचार देते हुए प्रोफेसर एस कपिला लिखते हैं कि पूर्व अनुमानित अनुक्रिया प्रणाली मनुष्य से सामाजिक क्रियाओं में हिस्सा लेने की मांग करती है। यानी पूर्व अनुमानित अनुक्रिया जो है मनुष्य से सामाजिक क्रियाओं में हिस्सा लेने की मांग करती है और उन द्वारा सामाजिक क्रियाओं में हिस्सा लेने से समाज संरचना को गति भी मिलती है। मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को इस नियमों के मुताबिक निभाने की सदैव कोशिश करता ही रहता है और वो सामाजिक आशाओं मुताबिक व्यवहार करते हैं जिनमें न सिर्फ उनकी ज़रूरतों की पूर्ति होती है बल्कि समाज व्यवस्था में भी स्थिरता पैदा होती है। यानी ये देखा जाए तो पूर्व अनुमानित अनुक्रिया प्रणाली है जिसमें मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को नियमों से मुताबिक निभाने की हमेशा कोशिश करता रहता है और जो नियमों को मुताबिक चलता रहता है और उसका मुताबिक व्यवहार करता है समाज उसको हमेशा ही उच्च कोटि को मानता है। क्योंकि समाज में अगर आपको रहना है तो समाज के रूल रेगुलेशन के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप अलग अपनी खिचड़ी बनाते हो तो समाज आपको बर्खास्त कर देगा, आपको अलग कर देगा। और ये स्थिरता पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि समाज के पूर्व अनुमानित अनुक्रिया को जो है प्रणाली को हम पालन करें, ज़रूरी भी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व है। अगला तत्व है क्रिया प्रणाली एक्शन सिस्टम। ये भी देखा जाए तो कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं समाज संरचना के कुछ खास मतव्य होते हैं, कुछ खास मतलब होते हैं, कुछ खास रूल होते हैं। समूची समाज संरचना इन मुताबिकों के इर्द गिर्द ही चक्कर काटती ही रहती है। क्रिया प्रणाली को समाज संरचना का मूल आधार स्वीकार किया गया है। क्रिया प्रणाली जो है समाज संरचना के तत्व का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है। क्यों आखिर ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें जो है क्रिया प्रणाली समाज संरचना मूल आधार स्वीकार इसलिए किया गया है क्योंकि क्रियाओं द्वारा ही समाज संबंध का ताना बाना बुना जाता है। जब सामाजिक क्रियाएं होती है तभी संबंधों का ताना बुना जाता है और इसके व्यवस्थित रखा जाता है। अगर एक्शन सिस्टम नहीं रहेगी समाज में तो जर्नल सी बात है, ना तो समाज संरचना तैयार होगी और ना समाज संरचना का कोई वैल्यू रहेगा। और ये काफ़ी ज़रूरी भी है, उससे व्यवस्थित रखा जाता है और स्थिति में मजबूती भी आती है। और क्रिया प्रणाली द्वारा ही समाज संरचना को गति प्रदान भी की जाती है। अगर क्रिया प्रणाली नहीं रहे तो समाज संरचना को गति प्रदान करना संभव नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सामाजिक संरचना के तत्व। आगे हमारे समक्ष है समाज संरचना की किस्में, टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। आगे जो हमारे समक्ष आया है समाज संरचना की किस्में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, इसमें टलकट पैसेंजर ने अपने साहब जो कहा था अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम इन्होंने साफ शब्दों में बताने की कोशिश किया कि समाज में समाज संरचना के 4 प्रकार में इन्होंने जो समाज मूल्य के आधार पर इसको वर्णित किया। यानी टर्लेट ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑफ सिस्टम में सामाजिक किस्म को 4 भागों में विभक्त किया और ये 4 भाग काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला जो था सर्वव्यापी सामाजिक मूल्य यानी यूनिवर्सलिटीज ऑफ सोशल वैल्यू। दूसरा था विशेष सामाजिक मूल्य यानी पार्टिकुलरिटीज ऑफ सोशल वैल्यू। उसके बाद था अर्जित सामाजिक मूल्य यानी अचीव सोशल वैल्यू और प्रधान सामाजिक मूल्य जो कि स्क्वायर देर सोशल वैल्यू। तो ये 4 जो इन्होंने बताया ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी और सभी जो विचारक हैं उनके लिए मार्गदर्शन का काम किया। अगर हम पहली की बात करें सर्वव्यापी अर्जित प्रतिमान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं सर्वव्यापी अर्जित प्रतिमान समाज संरचना के 2 प्रतिमान होते हैं। एक होता है सर्वव्यापी समाज प्रतिमान और दूसरा होता है अर्जित प्रतिमान। सर्वव्यापी जो सर्वव्यापी रहती है, जो चलता ही रहता है, जो आपको जन्मजात मिलती है, और अर्जित जो आप अपने जीवन में प्राप्त करते हो। पहली प्रकार में साझेदारी समुदाय नस्ल वर्ग आदि की शामिल किया जाता है जो आपको जन्मजात प्राप्त होती है, जो आपको अर्जित करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो आपको जन्मजात होती है। यानी समाज में इसके आधार पर व्यक्तियों की स्थिति जन्म से ही होती है। यानी इसके बारे में आपने जो है बीए में भी पढ़ा होगा इसके बारे में विस्तार पूर्वक कि जो हमारा सर्वव्यापी होती है वो जन्मजात होती है, जो जन्म से ही आधारित होती है। जो बच्चा जिस समाज में जन्म लेता है वो उसी का ही नाम, उसकी जाति, उसकी वर्ग,
उसकी नस्ल, समुदाय, साझेदारी सब उसको हासिल हो जाता है। और इस प्रकार के समाज के प्रतिमान समाज में रूढ़वादी पर जोर दिया जाता है और तब्दीली का विरोध भी करते हैं, परंतु अर्जित प्रतिमान व्यक्तियों की योग्यताओं के आधार पर उसके समाज में स्थिति निश्चित करती है। क्योंकि अगर मान लीजिए आज हमें पता है कि आज का समाज बदला हुआ है, आज आप जिस पोजीशन पर जाइएगा, जो आप बनिएगा समाज में, उसी प्रकार का आपको रुतबा प्राप्त होगी। ये अर्जित प्रतिमान है, यानी जो आप अपने जीवन में पढ़ लिख के हासिल करते हो, कोई अच्छा जॉब हासिल करते हो, कुछ अच्छे हासिल करते हो, तो ये आपका अर्जित प्रतिमान है। और जो आपको जन्मजात मिलता है वो आपका सर्वव्यापी प्रतिमान है, जो मिलता ही मिलता है। तो आप समझ गए होंगे सर्वव्यापी अर्जित प्रतिमान क्या होती है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगे जो हमारे समक्ष आया है सर्वव्यापी प्रतिद्वंद प्रतिमान, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस किस्म की समाज संरचना में मनुष्य की योग्यताओं के बजाय उसका जन्म पर ज़्यादा बल दिया जाता है कि वो किस समाज में जन्म लिया है, व्यक्तियों ने क्या किया है, इसके मुकाबले व्यक्ति क्या है पर ज़्यादा बल दिया जाता है। यानी कि वो क्या है, ठीक है, क्या किया है, ठीक है, इसके मुकाबले जो है क्या है, इस पे जोर दिया जाता है कि आखिर समाज में उसकी स्थिति क्या मिला हुआ है। मनुष्य द्वारा अपना स्थान अपने समूह से प्राप्त किया जाता है और इस तरह की समाज संरचना में जो है कुलीनता और नस्लीय श्रेष्ठता का जो है बोलबाला आता है। आपने देखा होगा कोई गोरा कोई काला, तो ये नस्ल श्रेष्ठता आती है और हर किस्म के साधनों का प्रयोग सामूहिक आदर्शों के प्राप्ति के लिए किया जाता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सर्वव्यापी प्रतिद्वंद प्रतिमान, जो समाज में जो है क्या पर बल दिया जाता है, आखिर क्या है, इस पे बल दिया जाता है। आगे जो हमारे समक्ष है काफ़ी महत्वपूर्ण है विशेष अर्जित प्रतिमान। देखिए विशेष अर्जित प्रतिमान जो आपने विशेष हासिल किया है अपने जीवन में मेहनत करके, इस तरह की समाज संरचना में अर्जित कद्र कीमतों के विशेष बाद के जो है साथ मिश्रण किया जाता है और इसमें सर्वव्यापी कदरों कीमतों की बजाय विशेष कद्र कीमत पर अधिक बल दिया जाता है। और यह सामाजिक संरचना जो है परंपरावादी होती है, यानी परंपरावादी सिस्टमैटिक। इसमें पैसा का कथन है कि अर्जित कद्र कीमतों पर बल देने की अनुकूलन की सही प्रतिमान की धारणा की उत्पत्ति होती है। कथन का मानना है कि यह प्रतिमान धन उत्पत्ति होती है और मानवीय प्राप्ति की नतीजा है, यानी मानव जो प्राप्त करना चाहता है उसका ही नतीजा है और उसको परंपरा कोशिशों द्वारा स्थिर रखा जा सकता है, यानी इसको स्थिर रखने की प्रावधान भी है। ये नहीं विशेष प्रतिमान है और इसका चिंतक जो है प्रसन्नजस ने साफ शब्दों में इस कथन को जो है परिभाषित भी किया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है विशेष प्रदंत प्रतिमान। देखिए इस तरह की समाज संरचना में रक्त संबंध और स्थानीय समुदाय पर आधारित समूह पाया जाता है, यानी विशेष प्रदंत प्रतिमान जो है रक्त संबंधी है, ये जो है रक्त संबंधी है। इसमें निजी गुणों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो आपका अपना निजी गुण है इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसमें व्यक्तिवाद का विकास होता है और इस संरचना का स्वरूप जो है परंपरावादी होता है और इस संरचना का स्वरूप भी परंपरावादी होता है। इसमें स्थिरता का तत्व विशेष जोर दिया जाता है, यानी देखा जाए तो इसमें आपके गुणों का होता है कि आपके अंदर क्या गुण है, इस पे जो है ज़्यादा बल दिया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहता है। आगे हमारे समक्ष है संरचना के स्तर, यानी लेवल ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। समाजी स्तर जो है संरचना का स्तर भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। देखिए कहा जाता है कि जॉनसन ने समाज संरचना के दो स्तर जो है प्रक्रियात्मक उप प्रणाली और सृजनात्मक उप प्रणाली का वर्णन किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए ये काफ़ी महत्व रखता है कि इन्होंने जो है जॉनसन ने इसको दो भागों में विभक्त किया था कि प्रक्रियात्मक उप प्रणाली और सृजनात्मक उप प्रणाली। जो प्रक्रियात्मक उप प्रणाली एंड फंक्शन सब सिस्टम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं हर समाज को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये बहुत काफ़ी ज़रूरी भी है। वह है प्रतिमानों को बनाए रखना। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रतिमानों को बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी होता है और तनाव को दूर करना, यानी पैटर्न मेंटेनेंस ऑफ टेंशन मैनेजमेंट। कहते हैं अनुकूलन अपना अस्तित्व और विशिष्ट रूप गवा बैठता है और इसमें हर कठिनाई के लिए एक जो है प्रक्रियात्मक प्रणाली होगी, यानी एक प्रक्रियात्मक प्रणाली होगी जिसके कारण चलेगा। इसका मतलब यह है कि पूर्ति में सरकार रूपी उप प्रणाली अपना विशेष महत्व रखती है। सरकार शक्ति द्वारा समाज को महत्व की पूर्ति में योगदान देती है और लोकतंत्र में दबाव समूह जनमत तैयार करती हैं।
यानी लोकतंत्र, जैसे भारत एक लोकतंत्र है, इसमें दबाव समूह जो है जनमत तैयार करता है और संसद के लिए बिलों का मसौदा बनाते हैं और वह भी समाज के मतभेदों की पूर्ति में योगदान डालती हैं। तो ये डेमोक्रेसी कंट्री में ऐसा संभव है। प्रकारात्मक जो प्रणाली है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन सब में एकीकरण और तालमेल स्थापित करने के लिए वकालत का व्यवसाय, धार्मिक नेता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इसमें अगर तालमेल बैठाना है तो व्यवसायक जो है, वकालत का व्यवसाय, धार्मिक नेता, पत्रकार, सामाजिक जो है कार्यकर्ता, इनका इसमें महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। कहते हैं सिद्धांतात्मक नजरिए से समाज भी हर उप प्रणाली को एक स्वतंत्र प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है और इसमें हर उप प्रणाली के लिए दूसरी उप प्रणाली के वातावरण के रूप में देखा जा सकना बहुत जरूरी भी है और सारी उप प्रणाली एक दूसरे से व्यवस्थित रूप में बंटवारा रहता है। तो ये काफ़ी जरूरी है प्रक्रियात्मक जो है उप प्रणाली। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है संरचनात्मक उप प्रणाली, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी स्ट्रक्चर सब सिस्टम। कहते हैं समाज की प्रक्रियात्मक उप प्रणाली अमूर्त है, यानी इसका कोई मूर्त नहीं बनाई जा सकती, अमूर्त है, इसका कोई रूप सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। जबकि संरचनात्मक उप प्रणाली मूर्त समूह है, यानी आप समझ गए होंगे जो हम प्रक्रियात्मक ने बात किया वो अमूर्त है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो संरचनात्मक उप प्रणाली है एक मूर्त है, यानी इसके मूर्त समूह से बनी होती है। इसमें आपको पता ही है कि नातेदारी, स्वतंत्र परिवार, गोत्र, वंश समूह से ही बनी होती है और इसके अलावा शिक्षा प्रणाली आदि भी संरचनात्मक उप प्रणाली के अंतर्गत आता है। संरचनात्मक प्रणाली अमूर्त और वास्तविक होती है। तो आप समझ गए होंगे कि संरचनात्मक प्रणाली जो है व्यवस्थित है, ये मूर्त है, इसको अमूर्त कहना सही नहीं होगा क्योंकि मूर्त है, क्योंकि इसमें हर प्रकार की चीज़ें सम्मिलित होती है, चाहे वो नातेदारी हो, स्वतंत्र परिवार हो, गोत्र हो, वंश हो, सारे सम्मिलित होते हैं और ये पॉजिटिव रोल जो है समाज में अदा करता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको ये बात समझ में आया, अच्छा लगा, अगर दिल से त्रिपाठी संस्था से सहायता करना चाहते हो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है कि त्रिपाठी सेंटर 8th से लेकर एमए तक के बच्चों के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।